Assalamu alaikum students. I hope that you are doing well at your homes and you are having very good time and enjoying a lot at your homes while keeping in touch with your studies. साथ साथ आप पढ़ भी रहे होंगे. जो हमने फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया उसमें आपने क्या पढ़ा था, डू यू रिमेंबर? जो हमने फर्स्ट पोइम पढ़ी थी मदर टू सन, उनका उस पोइम का पोइट कौन था? यस, डू यू रिमेंबर? लैंगस्टन ह्यूज वाज द पोइट. इनके बारे में हमने पढ़ा. देन हम लोगों ने पोइम के बारे में पढ़ा था. डू यू रिमेंबर कि उसमें हमने क्या पढ़ा था? यस, आपने ये पढ़ा था कि बेसिकली अ मदर इज़ एड्रेसिंग हर सन, वो अपने बेटे से बात कर रही है एंड शी इज़ एडवाइसिंग, शी इज़ गिविंग हिम अ पीस ऑफ एडवाइस. वो उनको एक नसीहत कर रही है और वो नसीहत क्या है कि आपने ज़िंदगी के जितनी भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी हर्डल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं ज़िंदगी में, यू हैव टू फेस दैम करेजियसली. यू हैव टू इनकाउंटर ऑल द चैलेंजेस. जितनी भी मुश्किलात आएंगी उनका आपने सामना करना है ब्रेवली, अच्छे से सामना करना है, बहादुरी से सामना करना है. ऐसा नहीं करना कि आप एक जगह पर बैठ जाओ और रोना चिल्लाना शुरू कर दो. नो, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन. आपको क्या करना है? यू हैव टू फेस एवरीथिंग करेजियसली. सो ये इस पोइम का एक बेसिकली एक मोरल था. ये मैंने डिस्कस भी किया था क्लास में. और फिर उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने MCQs पढ़े थे, 10 MCQs. आई होप सो आपको अच्छे से लर्न हो चुके होंगे. टिल नाउ आपने अच्छे से वो लर्न भी कर लिए होंगे और आपको समझ भी आ गई होगी. नेक्स्ट आप लोगों ने समरी पढ़ी थी इस पोइम की और वो भी हमने अच्छे से डिस्कस कर ली थी. उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मैंने आपको बता दिए थे. सो वी हैव ऑलरेडी रेड द समरी. अब हम लोगों ने आज इस लेक्चर में क्या करना है? लेक्चर नंबर 2 में वी आर बेसिकली गोइंग टू रीड द क्वेश्चन आंसर्स. अगर आप अपने नोट्स का पेज नंबर ओपन करें, पेज नंबर 2, सो देयर आर रिटन 7 क्वेश्चन आंसर्स विच आर रिलेटेड टू योर पोइम. ये आपकी पोइम से ही रिलेटेड है, वहीं से लिए गए हैं. अगर आपने पोइम अच्छे से समझी थी, अच्छे से समरी लर्न की है, तो आई होप कि इन क्वेश्चंस का आंसर बताने से पहले या मेरा इन क्वेश्चन का आंसर्स पढ़ने से पहले ही आप खुद से इनका आंसर मुझे दे देंगे. राइट. सो ये एक तरह से आपका एक छोटा सा क्विज़ भी है. आप आंसर्स की तरफ मत देखें और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, पढ़ूंगी, आपने खुद से उनको परसीव करके उन क्वेश्चंस को मुझे आंसर करते जाना है. राइट. सो लेट्स नाउ स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ स्पीकिंग इन द पोइम. पोइम में कौन बोल रहा था, कौन बात कर रहा था? विच आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग कि इस पोइम का स्पीकर कौन है. एंड टू whom आर द वर्ड्स एड्रेस्ड. और ये जो वर्ड्स हैं वो किससे मुखातिब किए गए हैं, किसको मुखातिब किया गया है इन वर्ड्स के थ्रू? डू यू रिमेंबर हु वॉज द स्पीकर इन दिस पोइम? कौन बात कर रहा था? पोइट हिमसेल्फ वॉज स्पीकिंग इन द पोइट. क्या वो खुद से बातें कर रहा था पोइट, या कौन था इस पोइम में? यस, देयर वॉज अ मदर एंड शी वॉज एडवाइसिंग हर सन. वो उनको एक नसीहत कर रही थी, याद होगा आपको. whom आर द वर्ड्स एड्रेस्ड. किसके साथ ये वर्ड्स एड्रेस किए गए थे? शी इज़ एड्रेसिंग हर सन. वो अपने बेटे से बात कर रही थी. राइट. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हर लाइफ विद. अब जो स्पीकर था यानी कि जो मदर थी वो अपनी ज़िंदगी को किससे कंपेयर कर रही थी? डू यू रिमेंबर कि वो किस चीज़ से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर कर रही थी? याद होगा आपको. यस, स्पीकर कंपेयर्स हर लाइफ विद स्टेयर केस. वो अपनी ज़िंदगी को स्टेयर्स केस के साथ कंपेयर करती हैं. आपको याद होगा क्रिस्टल स्टेयर्स, ये भी आप लिख सकते हो. आप स्टेयर केस की तरह की जगह क्रिस्टल स्टेयर्स भी वर्ड लिख सकते हो. राइट. व्हाट डज द स्पीकर इनकाउंटर ऑन द स्टेयर्स. स्पीकर को ज़िंदगी की जो स्टेयर्स थी उन पर चढ़ते हुए किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, किन किन चीज़ों को उन्होंने रास्ते में देखा? डू यू रिमेंबर जब वो कहती हैं कि मैं ज़िंदगी की स्टेयर्स पर जब चढ़ रही थी तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो थी वो पड़ी हुई थी? वो एग्जैक्ट वर्ड्स उन्होंने लिए थे. यस, शी इनकाउंटर्स टैग्स. वहाँ पर क्या थे? टैग्स का वर्ड अगर आपको याद हो तो इसका मतलब है स्मॉल नेल्स. स्प्लिंटर्स, स्प्लिंटर मीन्स ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास. ठीक है. अनकारपेटेड फ्लोर, और जो वहाँ पर फर्श था वो अनकारपेटेड था, मीन्स अनकवर्ड था. देयर वाज नो कारपेट ऑन द फ्लोर. डार्क एंड अनलिट कॉर्नर्स, और जो स्टेयर्स के कॉर्नर्स थे वो डार्क थे, मीन्स कि वहाँ पर अंधेरा था. अनलिट, अनलिट मीन्स नो लाइट, वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं थी. ये बातें हमने सब पोइम में पढ़ी थी. डू यू रिमेंबर? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे. इवन दो देयर हैव बिन ऑब्स्टिकल्स इन द वे. रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो थी वो रहीं.
वट वॉज द स्पीकर डन टू कंटिन्यू हर जर्नी, लेकिन स्पीकर ने अपना जर्नी, अपना सफ़र, ज़िंदगी का जो सफ़र था वो जारी रखने के लिए क्या किया? डू यू रिमेंबर कि उन्होंने क्या किया? क्या वो वहाँ पर रुक गई या वो उन स्टेयर्स पर चढ़ती रहीं? कुछ याद होगा आपको। येस, शी केप्ट ऑन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स डिस्पाइट हैविंग ऑब्स्टेकल्स इन हर वे। अपनी ज़िंदगी में, अपने रास्ते पर जितनी भी उनकी मुश्किलात थी, उनके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब है यहाँ पर बावजूद, उनके बावजूद, शी डिड नॉट टर्न बैक, उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, और सैट डाउन, या वो वहाँ पर नहीं बैठ गई, ऑन स्टेयर्स, उन स्टेयर्स पर, इंस्टेड शी केप्ट ऑन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, बल्कि इन सब चीज़ों के बावजूद वो उन स्टेयर्स पर चढ़ती रहीं। यही बात हमने पॉइंट में भी अच्छे से डिस्कस की थी। नंबर 5 पर आते हैं। Which 3 pieces of advice does the speaker give the boy? आपको याद होगा, मैंने आपको अच्छे से हाईलाइट भी करवाया था ये चीज़ कि आपने जब पोइम में पढ़ा तो मदर ने अपने बेटे को 3 नसीहतें की थी। वो कौन सी 3 नसीहतें थीं? क्या आपको याद है? यस। फर्स्ट क्या थी? शी एडवाइसेस हिम नॉट टू टर्न बैक, वो उनसे कहती है कि आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, और सिट ऑन द स्टेप्स, या फिर वो जो स्टेयर्स के स्टेप्स हैं वहाँ पर आपने बैठ नहीं जाना, और फॉल डाउन, या गिर नहीं जाना। इसका मतलब ये है कि आपने हिम्मत नहीं हार जानी और रास्ते में गिर नहीं जाना, बल्कि आपने मुश्किलात का सामना करना है। सो दीज आर द 3 pieces ऑफ एडवाइस दैट शी गेव टू हर सन। उसने ये नसीहत अपने बेटे को की थी। फर्स्ट क्या है? डोंट टर्न बैक। सेकंड क्या है? सिट ऑन द स्टेयर्स, डोंट सिट ऑन द स्टेयर्स। और थर्ड क्या है? डोंट फॉल डाउन। ये 3 नसीहतें उन्होंने अपने बेटे को की थी। राइट, नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच सेंटेंसेज आर रिपीटेड इन द पोएम। आपको याद होगा, मैंने आपको वाइल रीडिंग द पोएम मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस है जो रिपीट हुआ है, और ये भी बताया था कि वो क्यों रिपीट किया गया है, पोइट ने वो सेंटेंस बार बार क्यों रिपीट किया है। कौन सा सेंटेंस था वो? द सेंटेंस लाइफ फॉर मी एंट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर इज रिपीटेड इन द पोएम। आपको याद है ये वाला सेंटेंस दोबारा से एंड में पोएम के रिपीट हुआ था। ये एक दफ़ा 7th लाइन में आया था, उसके बाद ये लास्ट में दोबारा से आया था। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि पोइट ने इस लाइन पर एम्फेसिस करना था। वो चाहता था कि जो रीडर्स हैं, जो हम लोग हैं, इस लाइन पर दोबारा से फोकस करें, इसको अच्छे से समझें कि ज़िंदगी जो थी माँ के लिए वो क्रिस्टल स्टेयर्स के मानिंद नहीं थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6-7 को डिस्कस कर लेते हैं। विच लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट? पोइम पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था एक लाइन थी जो कि विच वॉज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 वर्ड, जो सिर्फ एक ही वर्ड की थी। वो कौन सी लाइन थी? क्या आपको कुछ याद है? वाई डू यू थिंक द पोइट मेड दिस लाइन सो शॉर्ट? आपको क्यों लगता है? आप ज़रा एक दफ़ा खुद से सोचें कि पोइट ने इस लाइन को इतना छोटा बनाकर क्यों प्रेजेंट किया। अगर वो चाहता तो इसमें 3-4 और वर्ड्स भी ऐड कर सकता था, बट ही रोट ओनली 1 वर्ड एंड दिस लाइन वाज ओनली कंसिस्टिंग ऑफ 1 वर्ड। तो ऐसा पोइट ने क्यों किया? डू यू हैव एनी आइडिया? चलें पढ़ के देखते हैं। 7th लाइन बेयर इन द पोएम, जो पोएम की 7th लाइन है बेयर इज़ द शॉर्टेस्ट, ये सबसे छोटी लाइन है। अगर आप देखें, अभी पोएम खोल कर देख लें, उसमें जो बेयर वाला वर्ड है उसके बाद एक फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ योर पोएम इन ऑर्डर टू शो बेयरनेस, क्योंकि पोएट ये दिखाना चाहता था कि वो आपको एम्प्टीनेस शो करवाना चाहता था। एंड एम्प्टीनेस द पोइट मेड इट शॉर्ट, क्योंकि पोइट चाहता था कि वो जो स्टेयर्स की बात की जा रही थी ना, उस पर मदर ने कहा कि वो एम्प्टी थी, देयर वाज नो लाइट, वो उस चीज़ की बात कर रही थी। सो पोइट ने इस लाइन को शॉर्टेस्ट रखा क्योंकि वो एम्प्टीनेस और बेयरनेस जो था वो शो करवाना चाहता था थ्रू दिस लाइन। सो दैट्स वाई ही केप्ट द लाइन वेरी शॉर्ट देयर। राइट, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कवर्ड आवर पोएम मदर टू सन। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड towards the next unit, which is Nicobarnus. You have to open page number 6 on your books. तो वहाँ पर आप देखेंगे there is a story Nicobarnus के नेम से। This story has been written by Terry Jones. Terry Jones ने ये स्टोरी लिखी है and he was a very humorous writer. Humorous writer हम किसे कहते हैं कि जो एक बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि फ़नी एलिमेंट होता है जिनकी स्टोरीज़ में, उनको हम कहते हैं कि वो एक ह्यूमरस राइटर्स थे। तो ये जो आप स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज़ टेकन फ्रॉम अ नोवेल। बेसिकली ये इनका एक नोवेल था, टेरी जोन्स का एक लेंथी नोवेल था, लेकिन हम इसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं वो अपने सिलेबस में कवर करेंगे क्योंकि आपकी बुक में यही 2 चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। सो वी आर गोइंग टू रीड दिस 2 चैप्टर्स।
फ्रॉम द नोवेल, ठीक है। लेकिन एक पूरा नोवेल भी है, वो अवेलेबल है मार्केट में या बुक शॉप से आपको मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू रीड द फुल नोवेल तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, बट बेसिकली वी आर जस्ट गोइंग टू रीड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स विच आर टेकन फ्रॉम द नोवेल, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मेन कैरेक्टर्स बता दूंगी जो आपने इस स्टोरी में पढ़ने हैं, जिनको आपने स्टडी करना है। जो पहला कैरेक्टर है जिसके नेम पर ही ये स्टोरी है वो है निक बॉबिनस, ठीक है। इसी बॉय के नेम पर ये स्टोरी है। और ये कैसा बच्चा है, ये एक बहुत ही जैसे आप कह सकते हैं ना, ही इज़ अ वेरी नोटी बॉय, बहुत एक तरह से ना शरारती सा बच्चा है। आप खुद भी इससे रिलेट कर पाएंगे इसकी शरारतों से। एंड ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एंड अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड हम किसे कहते हैं, जो बहुत ही स्पेशल किस्म का बच्चा होता है ना, जिसको बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं, वो जो इंटेलिजेंट भी होता है, उसको हम कहते हैं कि वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है। तो ये जो बच्चा है इसके बारे में ये स्टोरी होगी, और इसी के नेम पर टाइटल भी है इस स्टोरी का। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपके पास रोज़ी। अब रोज़ी कौन है? रोज़ी इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ निक बॉबिनस, ठीक है। एंड शी इज़ अ गर्ल, वो एक गर्ल है, एक लड़की है, एंड शी इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ निक बॉबिनस। और उसके पास ही बहुत ही स्ट्रेंज किस्म के आइडियाज़ होते हैं। बेसिकली वो एक रोज़ी ही है जो निक बॉबिनस को इंस्टिगेट करती है, यानी उसको कोई भी एक्शन करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए मोटिवेट करती है कि ये हमने करना है। जो आइडियाज़ है ना वो रोज़ी ही उसको देती है और निक बॉबिनस उसको फॉलो करता है, ठीक है। इस तरह से आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे, मज़ीद हमें बहुत से इंसिडेंट आएंगे, आप पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर है आपके पास नाइट वॉचमैन का। इसका इतना कोई ख़ास रोल नहीं है इस स्टोरी में, ये जस्ट एक थोड़ा सा इसकी अपीयरेंस होती है अंदर। ये बच्चों को मना करता है, जब बच्चे कहीं जा रहे होते हैं उनको मना करता है। इसका एक बहुत ही शॉर्ट सा रोल है इस स्टोरी में, ठीक है। एंड द फोर्थ कैरेक्टर इज़ द मैन, ठीक है। इसका हमें नेम मेंशन नहीं किया गया स्टोरी में, सो आई हैव नॉट रिटन द नेम, क्योंकि ये नेम इनका मेंशन ही नहीं है स्टोरी में। सो बेसिकली वहाँ पर द मैन ही लिखा हुआ है, सो वी विल ऑल्सो कॉल इट द मैन, हम इनको द मैन ही कहेंगे क्योंकि स्टोरी में नेम मेंशन नहीं है। सो बेसिकली देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है जो मैंने आपको बताया, बोर्ड पर देखकर आप मुझे बता सकते हैं, निक बॉबिनस है। व्हाट इज़ द सेकंड कैरेक्टर, सेकंड कौन सा है? यस, रोज़ी, एंड रोज़ी इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ निक बॉबिनस। उसके पास थर्ड कैरेक्टर कौन सा है? नाइट वॉचमैन। एंड व्हाट इज़ द फोर्थ कैरेक्टर? फोर्थ कैरेक्टर है आपके पास द मैन का, एंड ही इज़ अ वेरी मिस्टीरियस मैन। समझ नहीं आती कि वो क्या करने वाला है, वो किस तरह से, वो कौन है और क्या करेगा किसके साथ, ठीक है। तो आपने इस स्टोरी के बारे में बेसिकली मैं आपको कुछ भी ख़ास अभी बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो स्पॉइल कर देगा। जो प्लेजर रीडिंग आप यहाँ से करना चाह रहे हैं वो उसको स्पॉइल कर देगा। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप अपनी बुक्स ओपन कर लें एंड टेक योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स, एंड जो मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स बताते जाऊँगी वो भी आप साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। बोर्ड पर भी मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स के मैं आपको खुद से भी बताती जाऊँगी, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, ताकि आपके लिए डिफ़िकल्ट ना हो स्टोरी का समझना। और स्टोरी का टेक्स्ट पढ़ना बहुत कंपलसरी है। अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को, किसी भी पीस ऑफ वर्क को आप समझना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे या MCQs कर लेंगे या समरी कर लेंगे। वी आर एक्चुअली गोइंग टू रीड द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट पर फोकस करेंगे, अच्छे से पहले उसको पढ़ेंगे, उसमें जितनी भी डिटेल्स हैं उनको अच्छे से समझेंगे, और फिर तभी आप MCQs को और क्वेश्चन आंसर्स को या वर्ड सेंटेंसेस हैं जो हमारे आगे हम नोट्स में करने जा रहे हैं, उनको आप अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। सो लेट्स नाउ स्टार्ट रीडिंग द यूनिट निक बॉबिनस। आई रिमाइंड अगेन यू कि आप दोबारा से अपनी पेंसिल जो है इनको हाथ में पकड़ लें, क्योंकि मैं आपको अंडरलाइन भी करवाऊंगी वर्ड्स। यू कैन टेक द हाईलाइटर, अगर आपके पास हाईलाइटर है तो वो भी आप ले लें। हम हाईलाइट भी करेंगे वर्ड्स को, या जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगी, हाईलाइट करवाऊंगी। आप उनको अच्छे से हाईलाइट करते जाइएगा एंड स्टार्ट राइटिंग द डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रिटन चैप्टर नंबर 1। जैसे मैंने आपको बताया कि नोवेल से ही 2 चैप्टर्स लिए गए हैं, तो चैप्टर नंबर 1 है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड हु एवर स्टक हिज टंग आउट एट द प्राइम मिनिस्टर। सो आपको फर्स्ट लाइन में ही बता दिया गया कि ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, निक बॉबिनस, यस। सो निक बॉबिनस इज़ दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब है एक बहुत ही गैर मामूली बच्चा, एक बहुत ही वंडरफुल किस्म का बच्चा। सो ये स्टोरी किसके बारे में है? एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे के बारे में है, हु एवर स्टक हिज टंग आउट एट द प्राइम मिनिस्टर,
जिसने क्या किया था, उसने क्या किया था कि उसने प्राइम मिनिस्टर को ही स्टक आउट हिज टंग, उसने मुंह चढ़ाया था प्राइम मिनिस्टर को। सो फर्स्ट लाइन जो आपने पोएम की पढ़ी दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट ह्यूमरस, वही बहुत एक तरह से फ़नी है कि निकोबॉर्बनस के बारे में है ये स्टोरी, हु इज़ अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड। और आपको कैसे पता चला कि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड है, मीन्स कि बहुत ही नोटी किस्म का, स्पेशल किस्म का बच्चा है, कैसे पता चला? क्योंकि उसने प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, उसको उसने जाकर मुँह चढ़ाया था, राइट। सेकेंड लाइन पढ़ेंगे, हिज नेम वॉज निकोबॉर्बनस। सो आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, उससे आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है फर्स्ट 2 लाइन्स में ही। ही लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, वो बहुत ही टाइम पहले रहता था, इन अ सिटी कॉल्ड वेनिस। वेनिस जो है वो इटली की एक सिटी का नाम है, वो वहाँ पर रहता था। सो उसकी लोकेशन, उसकी जो जगह है वो भी आपको बता दी गई है। ही कुड डू एनी थिंग, अब इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लें, ही कुड डू एनी थिंग, वो कुछ भी कर सकता था, मीन्स कि कोई भी आइडिया उसके माइंड में आता, कुछ भी उसके माइंड में आता तो वो कर गुजरता था विदाउट इवन थिंकिंग कि इसका क्या रिजल्ट होगा। जैसे उसने प्राइम मिनिस्टर को मुंह चढ़ा दिया, तो हम उससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड पैराग्राफ। ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी न्यू, हर एक ये नहीं जानता था ही कुड डू एनीथिंग, कि वो सब कुछ कर सकता है। इनफैक्ट ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड रोजी, सो हमें पता चल गया हु इज़ रोजी, हिज बेस्ट फ्रेंड, उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? रोजी है। न्यू, सिर्फ रोजी ये बात जानती थी कि निकोबॉर्बनस कुछ भी कर सकता है। नोबडी टुक एनी नोटिस ऑफ एनीथिंग रोजी सेड, लेकिन रोजी जो भी बातें करती थी कोई भी उसका नोटिस नहीं लेता था, कोई भी उसको सोचता नहीं था कि वो क्या बात कर रही है, बिकॉज शी वॉज ऑलवेज हैविंग वाइल्ड आइडियाज़ एनीवेज। वो क्या करती थी कि उसके पास बहुत ही वाइल्ड आइडियाज़ होते थे। वाइल्ड आइडियाज़ मीन स्ट्रेंज किस्म के आइडियाज़, अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात हर टाइम उसके माइंड में आते रहते थे। तो इसलिए कोई भी उसकी बात पर कोई ख़ास नोटिस नहीं देता था, कोई भी उसकी बात को कोई गौर से नहीं सुनता था, क्योंकि सबको पता होता था कि रोज़ी जो है शी इज़ ऑलवेज हैविंग वेरी वाइल्ड एंड स्ट्रेंज काइंड ऑफ आइडियाज़। वन डे फॉर एग्जाम्पल रोजी सेड टू निकोबॉर्बनस, एक दिन रोजी ने निकोबॉर्बनस से क्या कहा? लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन योर डोर स्टेप। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें। लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन योर डोर स्टेप, कि आओ चलते हैं, लेट्स का मतलब है आओ चलते हैं, और तुम्हारे डोर स्टेप पे मीन्स कि जो तुम्हारे घर की एंट्रेंस है वहाँ पर जितने भी वीड हैं, वीड कहते हैं स्मॉल प्लांट्स को, जो छोटे छोटे पौधे उगाते हैं ना घर के बाहर, आओ चलते हैं और हम उनको पुल अप करते हैं। पुल अप मीन्स के जड़ से उखाड़ देना, ठीक है, जड़ से उखाड़ देना पुल अप मीन्स। सो उसने कहा कि आओ हम चलते हैं और जितने भी तुम्हारे डोर स्टेप पर वीड हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं, उनको हम जड़ से उखाड़ देते हैं। इज़ नॉट इट अ वेरी स्ट्रेंज आइडिया? कि आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का आइडिया है? तो हमें पहले ही बताया गया कि रोज़ी जो है उसको बहुत ही वाइल्ड आइडियाज़ आते हैं। लेट्स नॉट, नहीं करेंगे, सैड निकोबॉर्बनस, निकोबॉर्बनस ने कहा, विच इज़ वट रोज़ी थॉट ही वुड से। सो रोज़ी को पता था कि निकोबॉर्बनस यही कहेगा, और निकोबॉर्बनस ने यही कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इन दैट केस, इस तरह से रिप्लाइड रोज़ी, रोज़ी ने कहा, लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स। इसको भी आप हाईलाइट कर लें इस सेंटेंस को, लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स। अब उसने एक और आइडिया जो है वो प्रेजेंट किया है, और वो आइडिया क्या है कि हम जाते हैं और लैंड ऑफ ड्रैगन्स को जाकर डिस्कवर करते हैं। लैंड ऑफ ड्रैगन्स कौन सी जगह होगी? क्या आपने आप कभी इसके बारे में सुना है? नो, दिस इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन पर बेस्ड है ये बहुत ज़्यादा, तो रियलिटी में तो ये एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन रोज़ी ने ये आइडिया पेश किया कि चलो हम चलते हैं और लैंड ऑफ ड्रैगन्स को जाकर डिस्कवर करते हैं, यानी एक ऐसी जगह को डिस्कवर करते हैं जो कहीं पर है ही नहीं, ऐसी जगह को दरियाफ्त करेंगे हम जाके जो कहीं पर है ही नहीं। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें। डोंट बी डैफ्ट, डैफ्ट मीन्स फूल या सिली, बेवकूफ़। सो निकोबॉर्बनस ने उससे कहा कि डोंट बी डैफ्ट, यानी बेवकूफ़ मत बनो। सैड निकोबॉर्बनस, हाउ कैन वी डू दैट, हम ये कैसा कर सकते हैं? बिकॉज यू कैन डू एनी थिंग, सैड रोज़ी, रोज़ी ने कहा क्योंकि तुम सब कुछ कर सकते हो। यू हैव द पावर टू डू एवरीथिंग, यू हैव द स्किल टू डू एवरीथिंग, यू आर एक्सेप्शनल। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, सो अगली सुबह, जस्ट एज इट वॉज गेटिंग लाइट, तो अगली सुबह क्या हुआ, जैसे जैसे रोशनी हो रही थी, रोज़ी थ्रू लिटिल पेबल्स अप एट निकोबॉर्बनस शटर्स। तो रोज़ी ने क्या किया, वो आ गई और उसने निकोबॉर्बनस के शटर्स पर, शटर्स कहते हैं विंडो स्क्रीन्स को, जो विंडोज़ होती हैं ना जैसे आपके घर की होती हैं, उन पर जो एक शीशा लगा होता है या आप समझ लें एक पेन होता है, उसको हम शटर्स कहते हैं।
विंडो स्क्रीन। तो रोज़ी आ गई और उसने निकोबोमिनस के शटर्स पर आकर स्मॉल पेपर्स, छोटे छोटे स्टोन्स जो थे, पत्थर, वो आकर फेंकना शुरू कर दिए। तो इससे भी आपको पता चलता है रोज़ी इज़ ऑल्सो वेरी नोटी चाइल्ड। निकोबोमिनस वॉज स्टिल हाफ अस्लीप व्हेन ही लुक्ड आउट। तो निकोबोमिनस ने जब बाहर देखा कि कौन है जो उसकी खिड़की पर पत्थर फेंक रहा है, तो वो उस टाइम बिल्कुल हाफ अस्लीप था, मीन्स वो भी नींद में था। व्हाट्स द मैटर रोज़ी, ही आस्क्ड। सो उसने रोज़ी से पूछा व्हाट्स द मैटर, कि क्या बात है कि तुम इतनी सुबह आ गई और तुमने आकर ये हरकत शुरू कर दी है, मेरे विंडो पेन पर आकर तुम स्टोन्स फेंक रही हो। विस्पर नोज रोज़ी। तो रोज़ी ने उसको बहुत ही विस्पर करके यानी खामोशी से सरगोशी करते हुए कहा, के वर्ड्स उसने बोले। आई हैव गॉट द बंस एंड लेमनेड। उसने कहा कि मैं बंस और लेमनेड लेकर आई हूँ। लेमनेड क्या होता है, आपने सुना होगा इसके बारे में, ड्रिंक ऑफ लेमन। लेमन का जो ड्रिंक होता है उसको हम कहते हैं लेमनेड। सो रोज़ी जो थी वो लेकर बंस और लेमनेड लेकर सुबह सवेरे निकोबोमिनस के घर पहुंच गई। और वो क्यों आई है, लेट्स डिस्कवर वो क्यों आई है। वर्स फॉर सेड निकोबोमिनस। निकोबोमिनस ने कहा कि किस लिए तुम बंस लेकर आई हो, किस लिए तुम लेमनेड लेकर आई हो। सप्लाइज फॉर द रोड। विस्पर्ड रोज़ी ने कहा कि मैं ये चीज़ें सप्लाइज़ फॉर द रोड लेकर आई हूँ, यानी जो हमारा जर्नी है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए मैं सप्लाइज़ लेकर आई हूँ, चीज़ें लेकर आई हूँ कि हम रास्ते में बंस खाएंगे, लेमनेड पियेंगे, तो ये चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। वट आर वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग, आस्क्ड निकोबोमिनस। सो निकोबोमिनस ने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, विस्पर रोज़ी, डोंट यू रिमेंबर। सो उसने कहा कि तुम्हें याद नहीं है कि हम लैंड ऑफ ड्रैगन्स जो है उसको डिस्कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट पेज में आपने ये पढ़ा है ना, रोज़ी ने ये आइडिया जो है वो निकोबोमिनस को दिया था कि हम लैंड ऑफ ड्रैगन्स को डिस्कवर करना जा रहे हैं। ओह आई थॉट यू माइट हैव फॉरगेटन अबाउट इट। फॉरगेटन मीन्स भूल जाना। सो उसने कहा कि मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें ये बात भूल गई होगी। सेड निकोबोमिनस। नो फेयर सेड रोज़ी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज़ आई हैव एवर हैड। ये मेरा बहुत ही एक बेस्ट किस्म का आइडिया है जो मैंने कभी कोई आइडिया सोचा है तो उनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट किस्म का जो आइडिया है वो ये वाला है कि हम लैंड ऑफ ड्रैगन्स को जाकर डिस्कवर करें। व्हाट अबाउट द वीडिंग सेड निकोबोमिनस। सो निकोबोमिनस ने कहा कि वीडिंग के बारे में क्या बना, वो जो आइडिया तुमने पहले दिया था कि हम जाते हैं और डोर स्टेप पर जितने वीड्स हैं, जितने स्मॉल प्लांट्स हैं, उनको जाकर जड़ से उखाड़ देते हैं, उस आइडिया का क्या बना। कम ऑन सेड रोज़ी। तो रोज़ी ने कहा कम ऑन, कि आ जाओ हम करते हैं ना, लैंड ऑफ ड्रैगन्स को डिस्कवर करते हैं। सो दे सेट ऑफ थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन। सो अब क्या हुआ, वो जो आइडिया प्रेजेंट किया था ना रोज़ी ने कि हम जाते हैं और लैंड ऑफ ड्रैगन्स को डिस्कवर करते हैं, अब वो उस पर चल पड़े। उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया। और टाइम कौन सा था, ये सुबह सवेरे का टाइम था, अभी मॉर्निंग जो है वो पूरी तरह से नहीं हुई, डॉन का टाइम है। तो वो चल पड़े अपने जर्नी पर कि चलो हम चलते हैं और क्या डिस्कवर करने जा रहे हैं। येस, दे आर गोइंग टू डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, जो असल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन रोज़ी का ये आइडिया है। सो निकोबोमिनस भी उस पर चल पड़ा है कि हम जाते हैं और लैंड ऑफ ड्रैगन्स को डिस्कवर करते हैं। When they got to the end of the narrow street, अब क्या हुआ कि जब वो अपने घर की नैरो स्ट्रीट यानी तंग गली के एंड पर पहुँचे, वेयर दे लिव, जहाँ पर वो रहते थे, दे मेट अ नाइट वॉचमैन हु सेड, उन्हें एक नाइट वॉचमैन मिला। नाउ दिस इज़ द थर्ड कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया था ना, बोर्ड पर लिखा हुआ था। नाउ दिस इज़ द थर्ड कैरेक्टर जो आप देखेंगे यहाँ पर स्टोरी में। हु सेड, उसने कहा, वेयर आर यू टू गोइंग एट दिस आवर, उसने कहा कि इस टाइम, इस वक्त पर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। किसने कहा, नाइट वॉचमैन ने। यू कान डू दैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग, तुम इतनी सुबह, आप दोनों इतनी सुबह ये सब कुछ नहीं कर सकते। सेड द नाइट वॉचमैन ने कहा। बट बिफोर ही कुड ग्रैब दैम, लेकिन इससे पहले कि नाइट वॉचमैन उन्हें पकड़ लेता, उन्हें ग्रैब कर लेता, उन्हें अच्छे से पकड़ लेता, रोज़ी एंड निकोबोमिनस वर स्प्रिंटिंग अवे। स्प्रिंटिंग अवे को अंडरलाइन कर लें, इसका मतलब है रनिंग अवे। वो भाग रहे थे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ। एज़ फास्ट एज़ दे कुड, जितना तेज़ वो भाग सकते थे उन्होंने भागना शुरू कर दिया। किसने, रोज़ी ने और निकोबोमिनस ने। और वो नाइट वॉचमैन की पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आए, वो भाग निकले वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए नेक्स्ट पैराग्राफ पर। दे डिड नॉट स्टॉप रनिंग, उन्होंने भागना
बंद नहीं किया until they had crossed the 3 bridges, 3 पुलों को पार करते हुए भी उन्होंने भागना बंद नहीं किया। ब्रिजेस मीन पुल, आपने देखे होंगे जिस तरह हमारे रोड्स पर होते हैं। सो उसने वहाँ से भागना उन्होंने बंद नहीं किया। एंड ट्रिप्ड ओवर अ डॉग, ट्रिप्ड ओवर मीन्स फॉल ओवर, गिर जाना, इसका मीनिंग ऊपर लिख लें, ट्रिप्ड ओवर अ डॉग। और फिर वो भागते हुए किस पर गिर गए, एक डॉग पर जाकर गिर गए, एक डॉग जो वहाँ पर सोया हुआ था। दैट वॉज लाइंग स्लीप अंडर अ गार्डन वॉल, और वो जो बेचारा एक डॉग था वो एक गार्डन वॉल के नीचे सोया हुआ था। उसको तो पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, ही वॉज स्लीपिंग देयर। लेकिन निको बॉबिनस और रोज़ी भागते हुए आए, क्योंकि वो वॉचमैन से, नाइट वॉचमैन से भाग निकले थे। सो वो भागते हुए उन्हें पता ही नहीं चला, एंड दे फेल ओवर अ डॉग, वो एक डॉग के ऊपर जाकर गिर गए। रोजी बॉटल ऑफ लेमनेड स्मैश्ड अगेंस्ट द वॉल। आपको याद होगा बिगिनिंग में फर्स्ट पेज में हमने पढ़ा है कि रोज़ी क्या लेकर आई थी, बंस लेकर आई थी और लेमनेड लेकर आई थी। सो अब क्या हुआ, वो जो बोतल थी उसके पास वो गिर गई, जाकर दीवार के साथ टकरा गई। लेमनेड की जो बोतल थी वो स्मैश कर गई, मीन्स वो टकरा गई। एंड द डॉग लीप टू इट्स फीट, और जो डॉग था उसने छलांग लगा दी, मीन्स जंप कर दिया, उसने अपने ही कदमों पर छलांग लगाकर वो उठ बैठा। वो सोया हुआ था, उसको तो पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। बार्किंग एज इफ इट हैड थॉट डॉग्स डूम्सडे हैड अराइव्ड, और उसने भौंकना शुरू कर दिया, बार्क्ड मीन्स भौंकना शुरू कर दिया, और उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे डॉग्स डूम्स डे हैड अराइव्ड। डूम्स डे का मतलब होता है क़यामत का दिन, और अगर हम कहेंगे डॉग्स डूम्स डे तो इसका मतलब है कुत्तों की क़यामत का दिन। सो उसको फील हुआ कि कुत्तों की क़यामत का दिन आ गया, मीन्स उसकी जो डॉग है उसकी क़यामत का दिन आ गया है। और वो उठकर बैठ गया कि मेरे साथ ये क्या हो गया है। और आपको पता है कि क्या हुआ है, क्योंकि रोज़ी और निको बॉबिनस भागते हुए आए और वो उसके ऊपर आकर गिर गए हैं। आफ्टर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट, कुछ वक्त के लिए, दे वर श्योर इट वॉज गोइंग टू बाइट दैम, उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये जो डॉग है इसको इतना वो एंग्री हो गया था, इतना परेशान हो गया था कि अब वो उनको बाइट करेगा, जाकर उनको काट लेगा। बट देन इट नोटिस द 2 buns that had rolled into the gutter, लेकिन उसी टाइम इट यहाँ पर यूज़ हुआ है, इट को आप अंडरलाइन कर लें। ये इट किसके लिए यूज़ हुआ है, इट यूज़ हुआ है डॉग के लिए, ठीक है, जैसे हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं, तो ये डॉग के लिए यूज़ हुआ है। सो उसने देखा कि फ़ौरन से उसने नोटिस किया कि वो जो बंस हैं, 2 buns जो रोज़ी लेकर आई थी, याद है ना आपको, वो बंस लेकर आई थी और वो गटर में गिरे थे। तो डॉग ने देख लिया कि वो गटर में गिरे हैं, एंड इट वुल्फ देम डाउन। तो डॉग जो था वो भागता हुआ गया, वुल्फ देम डाउन मीन्स वो उनके पीछे भागता हुआ गया, बंस के पीछे, बार्क्ड थैंक यू, और ऐसा वो इस तरह से भौंका, इस तरह से वो बोला जैसे वो थैंक यू कह रहा है उन्हें कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बंस दे दिए हैं। एंड रैन ऑफ टू टेल इट्स फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए वो चला गया, यानी बताने के लिए ये चला गया कि मुझे बंस मिल गए हैं। सो यहाँ तक आपने स्टोरी में अभी तक क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है कि रोज़ी और निको बॉबिनस दे आर बोथ फ्रेंड्स, और रोज़ी का ये आइडिया है कि हम जाकर लैंड ऑफ ड्रैगन्स को डिस्कवर करें, और इसी पर्पज़ के लिए वो सुबह सवेरे आ गई है। और उसने आकर निको बॉबिनस के विंडो पर आकर स्टोन्स फेंकना शुरू कर दिए, पेबल्स फेंकना शुरू कर दिए, और निको बॉबिनस ने भी उसकी बात को मान लिया, एग्री कर लिया उसकी बात से, और अब वो अपने जर्नी पर स्टार्ट हो चुके हैं। पहले उनको नाइट वॉचमैन ने रोका, लेकिन वो नहीं आए, उनकी पकड़ में भी नहीं आए, वो आगे बढ़ते रहे, और फिर ऊपर जाकर, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, तो दे फेल ओवर अ डॉग, एक डॉग के ऊपर वो जाकर गिर गए, राइट। उसके बाद क्या हुआ आपने वो भी पढ़ लिया। आगे नेक्स्ट चलते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू गेट फार विदाउट सप्लाइज। अब रोज़ी ने क्या कहा, सेड रोज़ी ग्लूमिली, ग्लूमिली का मतलब है सैडली, राइट द मीनिंग ऑन इट, इसके ऊपर मीनिंग लिख लें, ग्लूमिली मीन्स सैडली। सो रोज़ी ने अब कहा वी आर नॉट गोइंग टू गेट फार अवे विदाउट सप्लाइज, हम अपने खाने पीने की चीज़ों के बगैर ज़्यादा आगे नहीं जा सकेंगे। सप्लाइज मीन जो खाने पीने की चीज़ें उनके पास थी, जैसे बंस थे, लेमनेड थे। रोज़ी ने सोचा कि अब हमारे पास खाने पीने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो हम ज़्यादा आगे अपना जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जो हमने लैंड ऑफ ड्रैगन्स को डिस्कवर करना है, उसके लिए तो हमें हो सकता है बहुत लंबा सफ़र करना पड़े, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो सप्लाइज़ हैं, जो प्रोविजंस थी हमारे पास, वो अब हमारे पास नहीं हैं। I wonder if I could pick a few of those, so said निको बॉबिनस। निको बॉबिनस ने कहा I wonder कि मैं हैरान हूँ, क्या हम कुछ वो पकड़ सकते हैं, वो क्या चीज़ें हैं। Gazing up at an apple tree on other side of the garden wall, उसने देखा कि गार्डन वॉल है वहाँ पर और उसकी दूसरी जानिब एक एप्पल ट्री है।
सो उसने निको बॉबिनस ने ये आइडिया दिया कि क्या हम जाकर इन एप्पल्स को कुछ एप्पल्स को हम जाकर हासिल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन, सेड रोज़ी, स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स। तो रोज़ी ने अब कहा ऑफ कोर्स यू कैन, तुम कर सकते हो, तुम जा सकते हो वहाँ पर, वॉल पर चढ़ सकते हो और एप्पल्स को फाइंड आउट कर सकते हो, पकड़ सकते हो उनको। स्टैंड ऑन माई शोल्डर्स, और मेरे कंधों पर खड़े हो जाओ। चलें, आज हमने यहाँ तक की रीडिंग जो है इसको हम एंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप मार्क कर लें, आपने क्या करना है, आज हमने जो क्वेश्चन आंसर्स लर्न किए समरी के, वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं, पोएम के वो अच्छे से लर्न करने हैं। जहाँ तक हमने रीडिंग की है इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने लर्न कर लेने हैं, और एक दफ़ा इसको दोबारा अच्छे से पढ़ के देखना है, खुद भी एक सेल्फ रीडिंग आपने इसकी खुद से भी करनी है, राइट। तो अब यहाँ पर इस लेक्चर को, रीडिंग को एंड करते हैं। और एक और बात जो मैं आपको स्टूडेंट्स कहना चाहती हूँ वो ये कि देखें, आजकल का एक बहुत ही टफ़ टाइम पीरियड चल रहा है ना, हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्या है कि हर चीज़ के बारे में कॉन्शियस हैं। वी आर स्टेइंग एट होम्स एंड टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, हर तरह से एहतियाती तदाबीर भी कर रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स को भी देखते होंगे, जब वो बाहर जाते हैं तो मास्क पहनते हैं, हैंड्स वॉश करते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बस एक छोटी सी बात कहना चाहती थी कि आप लोग गैर ज़रूरी अपने घर से मत निकलें। जैसे होता है ना कि हम लोग समटाइम्स गैर ज़रूरी कहीं जा रहे होते हैं, किसी रिलेटिव्स के घर जा रहे होते हैं, बिला ज़रूरत, ऐसे ही बिला वजह दिल करता है, आउटिंग पे निकल पड़ते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने घरों में रहें, ठीक है, घर पे रहें। जितना आप घर पर रहेंगे उतना ही आप ज़्यादा महफूज रहेंगे। और घर पे कोई एक्टिविटी कर लें, जैसे इंडोर गेम्स होती हैं, बहुत सी इंडोर गेम्स हैं, आपको आती होंगी, वो आप कर लें, किसी तरह से भी इंजॉय कर लें, अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग्स के साथ इंजॉय कर लें, पेरेंट्स को उनके साथ इंजॉय कर लें। अपने घर पर ही कुछ इस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि आप लर्न भी कर सकें और साथ में इंजॉय भी कर सकें। कुछ इंडोर गेम्स खेल लें, कुछ रीडिंग स्टार्ट कर दें। इफ़ रीडिंग इज़ योर हॉबी तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ नया कुछ करके देखें, कोई रीडिंग, कोई नई बुक जो है वो पढ़ के देखें। और अगर आपको लगता है कि आप बोरिंग फील कर रहे हैं या आपका दिल करता है कि आप बाहर जाएं, तो अच्छी बात ये है कि आप अपने घर पर रहें। जितना आप अपने घर पर रहेंगे आप सेफ़ रहेंगे और अपनी स्टडीज़ के साथ इन टच रहें। जिस तरह से आपके टीचर्स, हम लोग आपको लेक्चर्स दे रहे हैं, इनको फॉलो करें, इनको अच्छे से पढ़ें और अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी तंग मत करें। मुझे पता है बहुत से बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को टीज़ कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होंगे, तो ऐसा प्लीज़ मत करें। एक बहुत ही ऑलरेडी सब स्ट्रेस में है, तो आप लोग भी रिलैक्स रहें, पेरेंट्स को भी रिलैक्स फील करवाएं, अच्छे से पढ़ें। जो आपको चीज़ें दी जा रही हैं, जो आपको लेक्चर्स डिलीवर किए जा रहे हैं, इनको अच्छे से फॉलो करें। समझ नहीं आती तो बार बार रिपीट करके देख लें, ठीक है, और अच्छे से लर्निंग करें, अपनी लर्निंग पर फोकस करें। कुछ खेलना स्टार्ट कर दें, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दें, कोई एक्सरसाइज देख लें, कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। तो इससे क्या होगा कि आप मेंटली भी फ्रेश रहेंगे और आप फिज़िकली भी फ्रेश फील करेंगे हर तरह से। तो बस यही बात मैं आपसे कहना चाहती थी एंड आई होप कि आप तमाम इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करें। बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे, और स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।